बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, मतलब बीएसएससी इंटर लेवल, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जानते हैं आपकी 9/12/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का पेपर है जिसमें कंप्लीट 150 प्रश्नों का हम लोग पूरे विस्तार से व्याख्या के साथ देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो जो भी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार दरोगा भी देने वाले हैं तो बिहार दरोगा के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो अपलोड हो रहा है और फर्स्ट वीडियो उसमें भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। साथ साथ मॉक टेस्ट की सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। ठीक है, मॉक टेस्ट जो आपके रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम लोग 9/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में जो बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा हुआ था 18 में, उसके प्रश्न को व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे हल के साथ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न है कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। ठीक है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। आपको बता दें कि मिंधोला नदी गुजरात में बहती है। कहाँ बहती है? मिंधोला नदी गुजरात में बहती है और गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम जो है दोसवारा सोनगढ़ के से होता है और इसके बेसिन की अधिकतम लंबाई 105 और कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है 1518 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात एक छोटी नदी है। ठीक है, छोटी नदी है मिंधोला नदी और कहाँ बहती है? ये गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की। आपको मालूम होगा कि हमारे जो रिएक्टर्स होते हैं, रिएक्टर्स, ठीक है, जिससे हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक है, रिएक्टर्स होते हैं या फिर आप परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम, ये सभी नाभिकीय विखंडन के आधार पर बने होते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया इसमें होती है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न और किसने? स्ट्रासमैन ने। ठीक है, स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने इसकी खोज की थी। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि एक बड़ा नाभिक, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक टूट कर दो हल्के हल्के नाभिक में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर ले यूरेनियम, ठीक है, 235 एक बड़ा नाभिक है, ये टूट कर दो हल्के हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है और इस विखंडन किसके द्वारा होता है? ये न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडन होता है। ठीक है, विखंडन होने के बाद एक ह्यूज मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह विखंडन प्रक्रिया के द्वारा ही नाभिकीय रिएक्टर काम करते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका खोज ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने किया था। दो नामक ये जर्मन वैज्ञानिक है और पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है इसमें। ठीक है, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है और बमबारी के फलस्वरूप क्या होता है कि ये नाभिक विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा कृति अवार्ड 2017। ठीक है, ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए, राजभाषा अवार्ड जो है, राजभाषा अवार्ड अगर बात करेंगे, राजभाषा कृति अवार्ड, तो ये दिया जाता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ये राजभाषा कृति अवार्ड दिया जाता है। अग्नि चट्टान का उदाहरण बताइए। अग्नि चट्टान का उदाहरण, ठीक है, तो अग्नि चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट चट्टान है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा अर्थात मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, और अग्नि शब्द लैटिन भाषा के इग्निसस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अग्नि। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इसी का ही निर्माण हुआ था, अग्नि चट्टान का ही निर्माण हुआ था। उदाहरण के लिए अग्नि चट्टान का उदाहरण देख लीजिए, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेवो, ठीक है, ऑब्सीडियन, ठीक है, पेग्माटाइन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोस्टाइट, ठीक है, पिच स्टोन, ये सब क्या है? ये सभी अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न मेरा कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोग जानते हैं। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, कोशिका के रसोई घर की बात करेंगे तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक ये किसका है? रसोई घर, ये प्लांट में होता है। ठीक है, प्लांट में हरित लवक जो होता है वो कोशिका का रसोई घर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही प्लांट जो है ये अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, भोजन बना पाते हैं, इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर। ठीक है, पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन, जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं और पत्तियों का रंग पीला होने के कारण कैरोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है,
चलिए, यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 लोग 3 दिनों में कितने किलोमीटर बना सकते हैं? मैथमेटिक्स का प्रश्न है। आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 3 किलोमीटर इसका आंसर होगा। चलिए, मानव के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है। मानव के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है। देखिए, श्रव्य, ठीक है, श्रव्य जो ध्वनि होता है आपको मालूम है कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का जो ध्वनि होता है वो श्रव्य ध्वनि माना जाता है। ठीक है, 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, और ये 20,000 हर्ज ध्वनि से ऊपर के को भी मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये श्रव्यता की सीमा है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कान के लिए उपयुक्त ध्वनि, मतलब वैसी ध्वनि जो उसके बाद जो है वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कानों के लिए सुन तो सकते हैं लेकिन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो ये माना जाता है कितना? ये माना जाता है 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल माना है किसने? WHO ने। WHO के अनुसार 45 डेसिबल सर्वोत्तम है और WHO ने 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव के लिए हानिकारक माना है। ठीक है, 75 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि होगा वो खतरनाक होगा, लेकिन 45 डेसिबल तक के ध्वनि को हम लोग मानव के लिए सुरक्षित मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। ये खाली स्थान को आपको भरना है और इसका सही जवाब हो जाएगा 21। आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो मेरा प्रश्न है यह भी जुड़ा हुआ है रीजनिंग से और यहाँ भी आपसे वही पूछा जा रहा है, खाली स्थान को भरना है। इसका जवाब हो जाएगा 63 और यहाँ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन को आप देख लेंगे पॉज करके तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां और नीचे से 28वां है तो उस कक्षा में कितने स्टूडेंट है? डेफिनेट रूप से आप इसका सही जवाब होगा 39 और इसका आंसर यहाँ देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर अगला मैथ से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम, प्रथम लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम, तो शेष का औसत वजन पूछा जा रहा है। तो शेष का औसत वजन आपका हो जाएगा 45.14 किलोग्राम। इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप सॉल्यूशन को देख लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, यह भी मैथ से जुड़ा हुआ है। एक बंदर को 16 फुट नीचे पेड़ पर चढ़ने के लिए कितने समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ता है, फिर अगले सेकंड में 5 फुट नीचे गिर जाता है? तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 115 सेकंड। सॉल्यूशन आप देख लेंगे पॉज करके, तब जाके आपको सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, लायन फिश किसे कहा जाता है? इसका आप सही जवाब हो जाएगा टेरोइस वेलिंटास को लोयन फिश कहा जाता है। टेरोइस वेलिंटास को लोयन फिश कहा जाता है। आमतौर पर लोयन फिश दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है, ये जो लॉयन फिश है इंसानों को पैरालाइज्ड करने और उसका जान लेने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब 73 हो जाएगा। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, इसे पॉज करके देख लेंगे। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी लाल ग्रह है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और यह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये हमें कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह पर उत्पन्न जटिल और बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी और पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ठीक है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। और मंगल सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, ओलिपस मेसी है। मंगल लाल रंग इसके मिट्टी में उपस्थित लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल चुनिए। तो वृत्त, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये सभी एक जैसे हैं लेकिन वृत्त अलग है। इसका ये सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? कृत्रिम हीरा, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ हीरा जो होता है वो कृत्रिम हीरा होता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन और कार्बन का एक यौगिक है जिसका क्षेत्र जो होता है SiC होता है। ठीक है, यह प्रकृति में अत्यंत दुर्लभ खनिज, ठीक है, मोइसानाइट से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण का आधार क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये स्वामित्व के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक है और कौन सा क्षेत्र निजी है। ठीक है, ये किसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं? सार्वजनिक और निजी, ये स्वामित्व के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, ठीक है, इंडियन ऑयल, ठीक है,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार का उपक्रम है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम हो गया। लेकिन वहीं देखेंगे आप रिलायंस पेट्रोल, ठीक है, रिलायंस पेट्रोल, ये रिलायंस कंपनी है जिसके मालिक को आप जानते हैं कौन है, तो उनके द्वारा संचालित है, तो ये हो गया निजी स्वामित्व की कंपनी, ठीक है। चलिए, यूथसेट है एक डैश, क्या है यूथसेट, क्या है दोस्तों, यह है एक उपग्रह, ठीक है, यूथसेट एक उपग्रह है, ठीक है, और भारत रूस तारकीय और वायुमंडलीय उपग्रह मिशन है, भारत और रूस का ये संयुक्त मिशन है यूथसेट, ठीक है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर और अनुसंधान विद्वान के स्तर पर विश्वविद्यालयों के छात्रों की भागीदारी होगी। हालांकि ये यूथसेट जो है वो एजुकेशन को, ठीक है, एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है, ताकि ग्रेजुएशन और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं इसमें अध्ययन कर पाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। रण उत्सव, एक्चुअली देखिए रण उत्सव जो है वो आपको कच्छ का रण याद होगा, ठीक है, कच्छ का रण कहाँ है, आपको जब कच्छ का रण याद है तो डेफिनेट रूप से याद होगा ये गुजरात, ठीक है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, यह एक पर्यटक मंत्रालय की पहल है। रण उत्सव क्या है, एक पर्यटक मंत्रालय की पहल है जो गुजरात में वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परपोषी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित रह के जब पोषण करते हैं तो होते हैं परपोषी, ठीक है। तो ये परजीविता जो है वो परपोषी का उदाहरण नहीं है। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी को आश्रय मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। कोई भी जंतु या पौधा ऐसा न बचा होगा जो कि किसी न किसी परजीवी को अपने में शरण देता होगा। अतः स्वचालित परपोषित पोषण एक पद्धति नहीं है, ठीक है, ये पद्धति नहीं है, बाकी सभी पद्धति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो धनराशि निकालनी है। आप इसका सही जवाब हो जाएगा 2500, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तना, जड़, फल, फूल और पत्तियां, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि क्या होगा, जड़, ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। उसके बाद जड़ जैसे ही होगा तो तना निकलेगा, तना कितने नंबर हो गया दोस्तों, 1 नंबर हो गया। तना से निकलेगी पत्तियां तो 5 नंबर हो जाएगा। पत्ती के बाद बनेंगे क्या, फूल, तो 4 नंबर हो गया। फूल के बाद बनेंगे क्या, फल, ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंसर इसका होगा वो हो जाएगा 2 1 5 3 4, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, आपको ये इसके स्थान पर पूछा जा रहा है, तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन से ही। तो इसका बी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बी मतलब आपका ये वाला आकृति होगा, ठीक है, ये वाला आकृति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न भी आपका मैथ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, रीजनिंग से ही जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक श्रृंखला दिया हुआ है 9 12 11 14 13 -15, तो पूछा जा रहा है ये डैश की जगह पे क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 16 होगा। और इसका आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में अच्छी तरह से क्रमानुसार बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी आपका मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जोड़ करके लिख देना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5, ठीक है। नींबू का डाइबैक रोग का क्या कारण है, नींबू का डाइबैक रोग, ठीक है, तो नींबू में जो डाइबैक रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण ये डाइबैक रोग होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए नींबू में डाइबैक तांबा की कमी के कारण, यहाँ देखिए जस्ता की आंसर में डी बता रहा है जस्ता की कमी के कारण, और यहाँ नींबू में डाइबैक कॉपर तांबा की कमी के कारण। तो एक्चुअली क्या है कि नींबू में डाइबैक रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण ही, अजैविक पादप रोग आप इसको समझ लीजिए, ये जस्ता की कमी के कारण ही होते हैं, ठीक है। नींबू के जो नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी के कारण, यहाँ जस्ता होगा, ठीक है, कॉपर की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। फूल गोभी में भी तेल, ठीक है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरॉन की कमी के कारण। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ठीक है, ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग, ये होता है बोरॉन की कमी के कारण। आंवले के आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका
डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? डॉलेक्स 100, देखिए डॉलेक्स 100 क्या है? डॉलेक्स 100 एक स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे आप देखते हैं भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा। निफ्टी है, ठीक है, सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स है, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो उसी तरह से एक स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या आ गया? डॉलेक्स 100, मतलब 100 कंपनियों का जो डॉलर के साथ व्यापार करते थे वो सभी कंपनियों को इसमें लाया गया और इसकी शुरुआत हो गई 22 मई 2006 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वर्ष 17 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत चुनिए। तो ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इस सीरीज में गलत आपको चुनना है, तो इसका 27 सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन से। नेक्स्ट है 31 कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेची जाती तो उसका लाभ 20% हो जाता। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? 500 रुपये। और इसका आप सही आंसर भी देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है फिर मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 3 संख्याओं का योग दे रहा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। और यहाँ आप इसका आंसर देख लीजिए, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी निश्चित भाषा में गैट को, ठीक है, 7120 लिखा गया, WTO को क्या लिखा जा सकता है? इसी तरह से जैसे इसको लिखा गया उसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए G 7 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है, T 20 नंबर पर है। उसी तरह आप WTO को भी लिख सकते हैं, ठीक है। WTO को हम लोग क्या लिखेंगे? तो दोस्तों WTO को हम लोग लिखेंगे क्या? 23 20 15, 23 20 15, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होता है, कैसा होता है? ये कोणीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल संयोजक की ज्यामितीय आकार कैसा होता है? कोणीय होता है। चलिए रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। यहाँ सही चयन करना है। समस्या आकृति दिया हुआ है आपके पास, उसकी उत्तर आकृति भी दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए कटंगा पठार जो है वो कांगो में पाया जाता है, ठीक है। कांगो गणराज्य में पाया जाता है। और यहाँ कटंगा पठार में देखिएगा तो हीरा का बहुत बड़ा, इसमें हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। संचित भंडार है, विश्व में सबसे बड़ा हीरे का संचित भंडार कहाँ है? ये कटंगा पठार के पठार में ही है। इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी इसी कटंगा पठार में ही संचित है। और कहा जा सकता है कि कटंगा पठार 2 धातुओं हीरा और तांबा के दृष्टिकोण से संपन्न है। क्या पाया जाता है इसमें? हीरा एवं तांबा, ठीक है। कहाँ? कटंगा पठार। और ये कहाँ है? कांगो में, ठीक है। कांगो कहाँ पाया जाता है आपको मालूम होगा, ये एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है कांगो। चलिए नेक्स्ट है पीच का कोड YCIH है, तो पिंक का कोड क्या होगा? तो पीच का YCIH है, तो उसी प्रकार से अगर सजा लेंगे तो ये हो जाएगा XIVS, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किसे वर्ष 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला था? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यूनतम विराम था? ठीक है, तो यह अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 9वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 से, ठीक है, अब ये 17 तक जो है वो पंचवर्षीय योजना चला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया और 2015 में एक नई संस्था बनी जिसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग 3 तरह की योजनाएं बनाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म योजना, फिर मिड टर्म योजना और लॉन्ग टर्म योजना, ठीक है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है उसको मिड टर्म में हम लोग बांट देते हैं। लॉन्ग टर्म का मेरा ये प्लान है, उस प्लान को पहले 3 वर्षों में कितना पूरा करना है। अब उसको पहले 3 वर्षों को 3 भाग में बांट देते हैं कि पहले वर्ष ये करना है, दूसरे वर्ष ये करना है, तीसरे वर्ष ये करना है। मतलब फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और 15 ईयर, ठीक है। ये हमारा 3 तरह की योजनाएं चलती है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको मालूम होगा कि 1951 से शुरू हुई थी। 51 में पहला पंचवर्षीय योजना आया था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास था, इसका मुख्य उद्देश्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना का न्यूनतम वितरण समानता के साथ विकास था,
ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। और बात कर लेंगे हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना को, तो देश से गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम और समावेशी विकास से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है और ये आपको मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 65 की राशि को 3 भाग में विभाजित करना है, ABC, और A B से 8 अधिक है और B C से 9 अधिक है। A B और C के अनुपात को बताना है। इसका सही अनुपात हो जाएगा 30, 22 और 13, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन को पॉज करके आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, गदर पार्टी 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी दासता को मुक्ति दिलाना था। कहाँ? विदेश में रहकर। ठीक है, नेक्स्ट है, हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आप सही जवाब देखेंगे कि कैलोरेडो नदी पर स्थित है ये हुवर बांध। ठीक है, कैलोरेडो नदी पर स्थित है। स्वान बांध नील नदी पर। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा, ये भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओकोसोम्बो बांध वोल्टा नदी पर, कड़ीबा बांध याम्बेंजी नदी पर, ग्रैंड कुर्ली बांध कोलंबिया नदी पर, थ्री गार्जेस बांध यांगसी क्यांग नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। ट्रायल को ओरिजिन लिखते हैं तो सेफ को क्या लिखेंगे? तो हम लोग सेफ को लिखेंगे VUZH, जिसका आप यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, सेफ को हम लोग क्या लिखते हैं? नेक्स्ट है मैथमेटिक्स से प्रश्न, इसके बीच का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2/5 विकल्प, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट है, 13 लड़कों को एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां और उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तो उस पंक्ति में दोनों के बीच कुल कितने लड़के हैं? चलिए ये आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बता दूं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2 लड़के उपस्थित है। ठीक है, और इस आंसर को देख लीजिएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। एक्स किरण का उदाहरण बताइए। एक्स किरण की उदाहरण बताना है तो एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक्स किरण क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक्स किरण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगें निर्वात में भी संचरित करती है और विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस सभी तरंगों को चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण आप देखते हैं सूर्य से जो रोशनी है हम तक पहुंच पाती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता था। नेक्स्ट रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये अनुपात दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब देखिएगा 61:2। युग्म ज्ञात करे बेमेल युग्म। ठीक है, तो ये बेमेल युग्म आपको कौन सा है? 61 और 26। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी आपका मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। राधा रानी से 480 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा को रानी को 2.5 वर्ष के बाद कितना लौटाना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 576 रुपये, जो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेरा प्रश्न है वो है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में सही संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए, विषाणु से पोलियो होता है तो प्रोटोजोआ से क्या होगा? प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरती है। ठीक है, जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो विमान का 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, बस जो है 50 मिनट में 50 किलोमीटर जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि विमान 25 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ सर देख सकते हैं। भारत में प्रथम गेटवे रुपए की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, रुपए कार्ड आप लोग को मालूम होगा, और प्रथम गेटवे के रूप में रुपए की शुरुआत भारत में कब हुआ था? मई 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लेने के बाद ये रुपए का जो स्वदेशी भुगतान नेटवर्क के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। आज रुपए कार्ड का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है,
तो मई 2014 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, जो बाद में राष्ट्रपति बने। अबुल कलाम शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया। बी.आर. अम्बेडकर साहब को विधि मंत्री बनाया गया और जगजीवन राम को श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री। सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और V.N. गडगिल को कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है बट की जगह पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 56। यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशंस। फोटोग्राफी में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। तो वह महिला उस व्यक्ति से कौन लगता है? मेरे पिता के सास की एकमात्र पुत्री है, वो लगेगा माता। ठीक है, माता। अब इसको आप सॉल्यूशन से समझ लेंगे, काफी महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? देखिए शून्यकाल, अब प्रश्नकाल के जस्ट बाद वाले समय को आप देखेंगे जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है। ठीक है, सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो प्रश्नकाल के जस्ट बाद वाला समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कहलाता है, मतलब 12 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है। इसकी शुरुआत 1962 में। कब इसकी शुरुआत हुई है? 62 में हुई है। 12 बजे से 1 बजे का काल क्या हो जाता है? शून्यकाल हो जाता है। नीचे दिए गए सही विकल्पों में से शब्द युग्म चुनना है। ठीक है, कागज, रीम। ठीक है, कागज के बंडल को हम लोग रीम कहते हैं। उसी प्रकार इसमें देखिएगा कि मतलब देखेंगे हम लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा दर्जन में। रीम क्या करते हैं? रीम, कागज को हम लोग रीम में खरीदते हैं तो अंडा को दर्जन में खरीदते हैं। नेक्स्ट है निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में निकलती है? निःश्वसन, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में निकलती है? 4%। ठीक है, तो श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाता है, इस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की 4% मात्रा होती है तथा ऑक्सीजन की 17%। जैसे हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और जबकि कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए वर्ष 1516 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसे दिया से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है पल्ली वासल। ठीक है, पल्ली वासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? पल्ली वासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल में। ठीक है, पल्ली वासल हाइड्रो प्रोजेक्ट केरल राज्य में स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1940 में किया गया, जहां पे 37.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभावित है। चलिए आगे मैथमेटिक्स का प्रश्न है। a = 8, b = 4, तो a - bq प्लस a² b का मूल्य निकालना है। आप सभी के जगह पे उसका वैल्यू पुट अप कर दीजिए और सोल्यूशन आपके सामने हो जाएगा जो 1216 होगा। ठीक है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटिक के द्वारा सिरका तैयार किया जाता है। सिरका को एसिटोबैक्टर, ठीक है, एसिटिक एसिड के द्वारा तैयार किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग सिरका के उत्पादन में, वाइन और साइडर में एथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित करने में किया जाता है। शराब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि CFIL का कोड ABCD है तो ORUX का कोड क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो पता चलेगा EFGH इसका कोड होगा। ठीक है, सॉल्यूशन को देख लेंगे। सॉल्यूशन को नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल कौन सा है? देखिए गलसुआ, क्षय रोग, फ्लू और पोलियो, ये क्षय रोग। ठीक है, गलसुआ, फ्लू, पोलियो विषाणु जनित रोग हैं, जबकि क्षय रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। याद रखिएगा, गलसुआ, फ्लू, पोलियो ये वायरस से होने वाले रोग है, जबकि ये जो है क्षय रोग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरा है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये स्वर्ण रेखा
रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। इससे जूट से संबंधित है। तो बहुत सारे क्रांति है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, जो अभी हमने देखा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति अन्य कपास उत्पादन या अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से भी रजत क्रांति, ये दोनों, ठीक है। सदाबहार क्रांति कृषि विकास से। सुनहरी क्रांति बागवानी से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। देखिए रजत रेशा अगर हो जाएगा तो हो जाएगा कपास, और सीधे रजत होगा तो अंडा। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ठीक है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया? बिंदिया, ठीक है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया? ये रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बिंदिया जो है वो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कोरिंगा मैग्रो स्थल कहाँ है? मैग्रो स्थल, रामसर स्थल जिसको हम लोग कहते हैं। तो कोरिंगा मैग्रो स्थल स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पक्षियों का एक अभ्यारण्य है जिसमें 120 से अधिक पक्षियाँ पाया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रो वन है। मतलब भारत में सबसे बड़ा मैग्रो वन कहाँ है? सुंदरबन, ठीक है। लेकिन उससे पहला जो है सुंदरबन है, दूसरा क्या हो गया? यही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में मैग्रो वन की संख्या धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ठीक है। और मैग्रो वन का मतलब हो गया दलदली एरिया में पाए जाने वाला वन, ठीक है। चलिए, ठीक है। रमेश महेश की औसत आय, ठीक है, रमेश महेश की औसत आय 3000 रुपये। सुरेश महेश की औसत आय 3250 और सुरेश रमेश की औसत आय 3500 रुपये है। तो रमेश की मासिक आय बताइए, ठीक है। 3250 इसका होगा, आप इसको देख सकते हैं, यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 2009-10 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना था, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांवों के विकास में वित्तीय आवंटन के माध्यम से इसको ग्रामीण विकास का कार्यक्रम था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 2009 और 10 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो मेरा प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है कि इस तरंग का उपयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं अनुप्रस्थ तरंग को, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है? जब किसी माध्यम में तरंग की गति का दिशा कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है, ठीक है। जैसे कंपन करता है, कंपन का मतलब हो गया आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये कंपन हो गया। और ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ऊपर नीचे होगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, और आगे पीछे होगी। जैसे आप एक तार को इस प्रकार से छोड़ देंगे तो आगे पीछे करता है, वो अनुप्रस्थ तरंग हो गया, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग केवल गैस माध्यम से जल के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग जो है, अनुप्रस्थ तरंग जल के ऊपरी सतह पर की जा सकती है। द्रव के भीतर गैसों के अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष गर्त के रूप में संचरित होती है। और सॉरी, यहाँ जो मैंने बताया कि आगे पीछे जो होगा वो होगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मतलब शीर्ष और गर्त के रूप में, जैसे ऐसे चलेगा ऊपर नीचे, ये हो गया अनुप्रस्थ। याद रखिए, अनुप्रस्थ। और आगे पीछे जब करेगा एक पॉइंट के आगे पीछे तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलिए इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ जाता है। तो राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूरी पर है, ये देख लीजिए आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब ये 5 किलोमीटर दक्षिण की, ठीक है। चलिए आगे भी मैथ से जुड़ा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा, ठीक है, अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप किया जाता है। आप देखे होंगे कि भारतीय रिसर्च सेंटर भारत के द्वारा वहां स्थापित किया गया है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर दक्षिणतम महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु पर है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित
वहाँ जो अंटार्कटिका पर दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है या दक्षिणी गोलार्ध के में अवस्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ से वो आच्छादित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है नीचे दिए गए श्रृंखला का अगला श्रृंखला पूछ रहा है। सी सही जवाब हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। रीजनिंग है, फिर रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है। बी उतना ही लंबा है जितना डी परंतु ई से अधिक लंबा है, तो डी और ई में तो डी से छोटा कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ई। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। नीचे दिए गए लुप्त अंक को बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? ठीक है, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था, पिछले भी वीडियो में बताया था और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मतलब प्रश्न है। तो एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना 86 में किया गया था। तो अब और सारी समितियां जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है उसे भी देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, यही 3 स्तरीय पंचायत को व्यवस्थित किया गया है। पंचायत ग्रामीण स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इन्हीं के सिफारिश पर यह लागू हुआ है। अशोक मेहता समिति 1977, एम.एल. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. राय समिति 1985। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो ये 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। किसमें? 324 में। भारतीय संविधान का भाग ये कौन सा है? ये भाग 15वां है। ठीक है, 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से 29 तक के बीच चुनाव आयोग से संबंधित है और चुनाव से संबंधित। 324 निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है, उसके स्थापना से संबंध में है, दिशा निर्देशन से संबंध में है। 325 जो है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करके उसके आधार पर मतदाता सूची आयोग ठहराने का प्रावधान करता है। ठीक है, और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 326 कहता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। ठीक है, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? नूबियन मरुस्थल, ठीक है, तो नूबियन मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। कहाँ है? नामीबिया में। चलिए कुछ मरुस्थलों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में, कालाहारी बोत्सवाना में, ठीक है, तकला-कलाम चीन में है और सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच है। आटाकामा चिली में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है और मोजाब ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये सभी क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस लिखा गया है किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा। ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक तल धंसा रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा रहता है। सॉरी, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया ये हो गया अवतल दर्पण। परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है फोकस पर। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी करते हैं। आंख, नाक, कान के डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाइल गैस एक मिश्रण है, वाइल गैस एक मिश्रण है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। वाइल गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिस पर हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर संयोजकता एक ही संयोजी बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि का काल था? ठीक है, तो 1905 तक के काल। ठीक है, 1905, 85 से 5, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ये नरमपंथी का काल था। ठीक है, 85 से 5 बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के काल में हुआ था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था।
ठीक है। चलिए, नीचे दिया गया है लुप्त स्थान पर, ये रीजनिंग का प्रश्न है, सही जवाब सी हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर रीजनिंग का सवाल है, इसमें भी डाइस वाले सवाल है और इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2005 में शुरू किया गया, अप्रैल 2005, याद रखेंगे अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय एक वैधानिक निकाय है और इसका प्रधान मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, नई दिल्ली में है। IFCI वर्तमान में इसको BSE और NSE में सूचीबद्ध कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, मैथमेटिक्स का सवाल है, एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 750 में खरीदता है। पहली साइकिल को 15% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 10% की हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेन देन में कोई लाभ हुआ या नहीं यह भी बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका सही जवाब आप देखने के लिए थोड़ा सा इसको पॉज करके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, 2026 तक, याद रखिएगा 2026 तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जब तक 2026 में इसका नहीं हो सकता है उसके लोकसभा के सीटों का विस्तार, 2026 तक लोकसभा सीटों का विस्तार नहीं हो सकता। हाल ही में आपने महिला आरक्षण को देखा है, जो महिला आरक्षण पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको भी 226 के बाद ही लगाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में इसे संशोधित किया गया था और इसमें कहा गया था, ठीक है, कि 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 83वां संविधान संशोधन 2000 में इसमें पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान, और 82वां संशोधन जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्तों में के भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले अनुसूचित जाति और न्यूनतम प्राप्त अंक में छूट प्रदान करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? साधारण प्रोटीन का उदाहरण देखिए, ये है ग्लोब्यूलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन जो है साधारण प्रोटीन है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्ल से भिन्न भिन्न संयोजक से होती है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, इसने किया था जे बर्जेलियस ने। साधारण प्रोटीन मतलब सरल प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं उसे सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे एब्ल्यूमिन्स, ठीक है, एब्ल्यूमिनाइड और ग्लोब्यूलिन्स, ये सभी साधारण प्रोटीन हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? डेट सहित आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ? पंजाब प्रांत में, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट एक जालियांवाला बाग है, जिसमें 13 दिसंबर 1919 को बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर करके गोलियां बरसा दी। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा को डैश मृदा को रेगुर भी कहते हैं। तो कौन सी मृदा को? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग, ठीक है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इस मिट्टी में कार्बन पदार्थों का अधिकता होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, प्रकाश पादुकोण को। ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है, जुग्म जो विमेल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आप इसका देख लेंगे सॉल्यूशन से। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ठीक है, नवरत्न कंपनी में शामिल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका MTNL, ठीक है, ONGC, अब सेल, ये सभी जितने कंपनियां हैं वर्तमान में देखिएगा, तो ये सभी नवरत्न कंपनियों में शामिल है। ठीक है, वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है कि जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी व्यक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार अर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी,
के जनक किसे माना जाता है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी लाने वाले थे CNR राव। कौन थे? CNR राव थे। और भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है CNR राव को कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोटेक एक तकनीक है जिससे किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सीरीज को आप देख सकते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि अगली सीरीज क्या होगी। तो इस प्रकार से डी इसका देखिए अगली सीरीज होगी। आप इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन। इस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मानव जीनोम शुरू किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मानव जीनोम क्या है? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जिसका लक्ष्य जो है वो मानव के DNA में बनने वाले आधार जोड़े का निर्माण करना है। ठीक है, और मानव जीनोम से किसी जीन को भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से पहचाना, उसका मानचित्रकरण और अनुक्रमण कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मानव जीनोम का कार्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यदि शब्द PLTX को CDEF लिखते हैं तो DHLP को क्या लिखेंगे? ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको ABCD लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी उपन्यास राग दरबारी लिखा गया है दोस्तों मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, गन मेटल, तांबा, टीन एवं जिंक के मिश्रण है। ठीक है, ये राग दरबारी के लेखक कौन है? मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट है, अगर कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेबों की आवश्यकता होती है, जनवरी, फरवरी और मार्च से 2022 में कुल मिलाकर कितने सेबों की जरूरत होगी? तो उस हिसाब से देखा जाए, दिन मिला लीजिएगा, तो उस हिसाब से इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी। नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल कौन सा है? ट्रक का एक मालवाहक है इसलिए बेमेल, जबकि कार, बस और स्कूटर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, मतलब मालवाहक नहीं है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो स्कूटर 2 पहिए वाला है जबकि बाकी सभी 4 पहिए वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो स्कूटर भी भिन्न हो सकता है। गन मेटल क्या है? तो देखिए गन मेटल एक्चुअली तांबा, ठीक है, टीन और जिंक का मिश्रण, एक मिश्रित पदार्थ है। ठीक है, मिश्रित पदार्थ है जिसका हम लोग बंदूक के मशीनों और पुर्जे के निर्माण में करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट, आपको मालूम होगा कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में होता है और इसकी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये भारत शासन अधिनियम 1919 में के जो भी नियम लागू किए गए थे उसमें सुधारों को लेकर के उसमें क्या संभावनाएं व्यक्त हो सकती है, उन सबको लेकर के 27 में एक विधिक आयोग का गठन किया गया जिस सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये साइमन की अध्यक्षता में हुआ। और पहला कमीशन जो है भारत में कब आया? 1928 में ब्रिटिश ये भारत पहुंचा था जहां भारी विरोध हुआ और इसी विरोध में हमारे लाला लाजपत साहब ने इसका विरोध करते हुए लाठी डंडों के मार से मर गए थे और अंतिम रिपोर्ट इन्होंने 1930 में जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दूरी पर है। आप ये सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्षों में 800 रुपये और 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है तो इसका 5% ब्याज दर है। इसका आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? देखिए चौकीदारी कर जो है हम लोग नहीं दिए थे, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हम लोग चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर 1930 में शुरू किया गया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने के लिए भारत में, ये बिहार में मुख्य रूप से देखेंगे तो मुंगेर, भागलपुर, सारण के क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग और मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस पर 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं, 12 कॉलम बनाए जाते हैं। यदि 15 बच्चों खड़े होकर एक कॉलम बनाया जाता है तो कुल कितने कॉलम बनेंगे? यह भी 16 बन जाएंगे और सवाल आप आंसर देख सकते हैं। 110वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? याद रखिए ये राजस्थान में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो चांदी सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है और ये इसके अलावा अगर देखेंगे तो चांदी, सोने के रूप में जो लेड, जिंक, तांबा, अयस्कों का भी उत्पादन यहाँ पे होता है कर्नाटक में। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली कांड कब हुआ था?
तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 में, जिसमें आप देखेंगे कि सचिवालय गोलीकांड जो है वो, जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो झंडा फहराने, सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 42 को, 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए आह्वान किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में भाषण में कहा था करो या मरो, ठीक है, और ये शुरुआत हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन याद रखेंगे, ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली। टीटीकाका झील कहाँ है? टीटीकाका झील जो है बोलिविया और पेरू के मध्य में है, ठीक है। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और टीटीकाका झील हनीमून झील भी कहलाती है। विश्व की प्रमुख झीलें को देख लीजिए, कैस्पियन सागर झील, ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में पाया जाता है। सुपीरियर झील कनाडा, अमेरिका। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया। अरब सागर झील, अरल सागर झील, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। टंगानिका झील तंजानिया, जम्बिका और जायरे। रुडोल्फ झील केन्या और बैकाल झील रूस, ठीक है। ये दो संख्याओं का योग 50, उसके बीच का अंतर 20, दोनों संख्याओं का आप बार निकालना है तो ये 525 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सक्रिय तत्व बताइए। सबसे अधिक सक्रिय तत्व पोटेशियम होता है, के इसका सूत्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और पोटेशियम जो है आप देखिएगा, एक्चुअली पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है, पोटेशियम का भौतिक तत्व है और जो मानव शरीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। पोटेशियम मांसपेशियों, हृदय की क्रिया और एंजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है और शरीर के तरल संतुलन को नियमित करने में सहायक होता है। इसकी कमी से शरीर में शक्ति, स्मरण शक्ति का और मांसपेशियों में कमजोरी, अनियमित हृदय गति, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसकी अधिकता से हृदय गति में अनियमितताएं भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 243 के, ठीक है। 243 में पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है ये। 243 परिभाषाएं है। ए में ग्राम सभा, 43 बी में पंचायतों का संविधान, 43 सी में पंचायतों का गठन, 43 डी में सीटों का आरक्षण, 43 ई में पंचायतों का कार्यकाल, 43 एफ में सदस्यों की अयोग्यता, 43 आई में वित्तीय स्थिति और समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, 43 के में राज्य निर्वाचन आयोग और 43 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप की रोक, ठीक है। अब देखिए जुलाई 17-22 का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? द कोलिशन ईयर्स जो लिखा गया है वो लिखा है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। हमारे यहाँ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, आप लोग को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो जाए? तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो उसका संख्या का 25% क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। तो यहाँ सॉल्यूशन आपके समक्ष है। उसी तरह ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ आगे का आप मिला सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा ये शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है और इसके में विद्युत अपघटय विलायक के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जो विद्युत अपघटय होते हैं वो विलायक के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में होते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें एक आप देखेंगे जस्ते के बर्तन में एक नोट के रूप में लगा हुआ रहता है कार्बन का, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का काम करता है। इस सेल का विद्युत विभव 1.5 वोल्ट होता है और इसका प्रयोग हम लोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत संख्या है चुनना है, तो 266 होगा इसका गलत, ठीक है। आप यहाँ सीरीज से समझ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन हुए? तो पहले अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी साहब थे और दूसरे अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नेरोजी साहब थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। पहले अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए। 28 दिसंबर 85 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहली बैठक हुई। एओ हुम इसके संस्थापक रहे, ठीक है। चलिए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। 1275 इसका सही जवाब हो जाएगा। साइड्रल तेल निकाला जाता है, साइड्रल तेल निकाला जाता है। ये कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? ये
देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। साइड्रल तेल देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। देवदार को मूल स्थान पश्चिमी हिमालय के पर्वतों पर और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह पश्चिमी हिमालय, उत्तर मध्य भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दक्षिण पश्चिम तिब्बत और नेपाल में ये 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, अगला है मैथमेटिक्स से जुड़ा एक चिड़ियाघर में रविवार को औसतः 500 दर्शक आते हैं और अन्य दिन 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल महीने में दर्शकों की औसत संख्या बताना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा 400 और इसके सॉल्यूशन से आप समझ लेंगे। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास, तो ये हो गया सोडा ग्लास को हम लोग सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। और यह ग्लास सबसे प्रचलित प्रकार है जिसका उपयोग हम लोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। एक पंक्ति में 19 लड़के और एक लड़के का स्थान 10वां प्रारंभ से उसी लड़के का स्थान अंतिम से कितना होगा? तो आप सॉल्यूशन देखिए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एजेंडा 21 संबंधित है। देखिए एजेंडा 21 संबंधित है, इससे ये संबंधित है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से। रियो डी जेनेरियो 1992 से संबंधित है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी दूषित हो रही है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यही स्थिति बनी रही तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बना रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से भविष्य में मानव सभ्यता जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसको मद्देनजर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 172 देशों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 21 एजेंडे पास किए गए थे, इसीलिए उसको एजेंडा 21 कहा जाता है। अगला प्रश्न भी मैथमेटिक्स से संबंधित है। 800 पर 3 वर्षों के एवं 600 पर 2 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपये हो जाता है। तो आपको इसमें से प्रतिशत निकालना है। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं 27%, 5%, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरा, ये भी आप रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं। खाली स्थान को भरना है और इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। रोहित रमेश का पिता, रेखा का पुत्र रमेश और रेखा करण की बेटी, तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित है? आप इस प्रश्न को पढ़िए बढ़िया से और इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रीजनिंग से है। इसमें चित्र में कितनी रेखाएं हैं तो आप देख सकते हैं, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2017, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदागिरी, ठीक है, ये बांका में। मंदार पर्वत आप लोग मालूम होगा, मंदार पर्वत, ठीक है, बांका में है। वहीं पे मंदागिरी मंदिर भी है। बिहार के प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। 12वें जैन तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य स्वामी जन्म से ये वैरागी थे और उन्हें वैराग्य अवस्था में भ्रमण करने के लिए चंपापुरी में मंदागिरी पहुंचे थे। उन्होंने तप ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया था और ये 3 कल्याण बिहार प्रांत में बांका जिले के मंदागिरी में हुआ था, जिसे हम लोग जैन धर्मावलंबी भगवान वासु पूज्य के क्रमशः तप कल्याण, ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण मंदागिरी को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रीजनिंग से। सुषमा रविंद्र से बड़ा लेकिन जय से छोटा है। नीतीश रविंद्र के बराबर है तो सबसे बड़ा कौन है? आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जय है। कौन सा व्यवसायिक संगठन नहीं है? देखिए इसमें व्यवसायिक संगठन कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये व्यवसायिक संगठन, ठीक है। ये वकीलों का संघ है, ठीक है। ये क्या है? वकीलों का संघ है, ये व्यवसाय का संघ नहीं, ठीक है। हडसन जल संधि जोड़ती है। ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है। हडसन जल संधि किसको जोड़ता है? हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है। याद रखेंगे, लैब्राडोर मतलब अटलांटिक सागर से जोड़ता है, ठीक है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा, लैब्राडोर सागर की जगह पे अटलांटिक सागर भी हो सकता है। भारत में कौन सा राज्य 1516 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रहा है? भी करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, हालांकि इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक गांव में 500 लोग रहते हैं, जिसमें 5,500 लोग रहते हैं और 4,000 लोग अंडा खाते हैं, 2,500 लोग मांस खाते हैं और 1,500 लोग मांस और अंडा दोनों खाते हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? तो ए 500 लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितना होता है? ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC का औसत जीवन जो है वो 5 से 7 दिन होता है और ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करती है और प्रतिरक्षा करती है।
ठीक है। ल्यूकोसाइट शरीर के संक्रमण रोगों और बाह्य रक्षा के लिए प्रतिरक्षी प्रणाली की कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं को ही ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें रक्त और लासिका प्रणाली पाई जाती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और औसत जीवन 5 से 7 दिन। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भी नीचे दिए गए अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। कोलकाता, मुंबई, पटना, सूरत। ठीक है। अर्थपूर्ण, तो आप अपने तरीके से इसको सजा सकते हैं और इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल समूह को चुनना है, तो रीजनिंग से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न ये भी आप देख सकते हैं, मैथ से संबंधित है। 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। इस तरह का आप पहले भी एक देखे हैं। 25 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। उसी तरह एक गांव की जनसंख्या 6500 है। इसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि की जाती है, दूसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यह भी सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर 46वां प्रश्न भी मैथमेटिक्स का है, इसे आप पढ़कर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरा अगला प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है, वो भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। ए बी भाई है, सी डी का पुत्र है, ई बी की माता है, डी की पत्नी। ठीक है। डी की पत्नी, तो सी ए के बीच संबंध बताना है। इसका भाई हो जाएगा आंसर और यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। देखिए एक्चुअली अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज देखिएगा तो ये तांबा, टीन और सीसा के मिश्रण से बनता है। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूज होता है वो तांबा, टीन और सीसा के मिश्रण से बनता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और हाई वोल्टेज पर ये जैसे ही ओवरलोडिंग होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ये गल जाता है। ठीक है। सूरीनाम की राजधानी, ये सूरीनाम की राजधानी परामा रिबो है। कहाँ है? परामा रिबो है। ये गुयाना की राजधानी कहाँ है? गुयाना की राजधानी कार्ज टाउन है। ये जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी। और कराकस जो है यहाँ देख रहे हैं वेनेजुएला की राजधानी है। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैतरे है। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है और कला, आर्ट तथा बैलार्ट नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कुल 150 प्रश्नों का हल पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ देखा है। ठीक है। व्याख्या के साथ देखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे अब मॉक टेस्ट में। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंटर लेवल का जो परीक्षा हुआ था उससे संबंधित हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सीजीएल का भी बहुत जल्द आप लोगों को प्रीवियस ईयर करा दूंगा। ठीक है। सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर करा दूंगा और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर चल ही रहा है और मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया है। अब हम लोग मॉक में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छा कर पाएं। आज के लिए